आज हमारा टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस इन फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का क्या मतलब है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली क्या करता है, जो प्रीवियस डेटा है आपके पास, जो भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, लाइक बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन है, आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है, आपके इनकम स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर, यानी जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है उसको लेकर और फ्यूचर से रिलेटेड जो भी अजम्पशंस या जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फाइनेंशियल मॉडलिंग इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर कर प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर के लिए, जो कि बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस प्लानिंग पे बिलीव करता है और प्लानिंग में प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो लाइक अगर फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 2015 से लेकर 2024 तक का सारा डेटा है कंपनी का, और कंपनी 2027 तक की इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट करना चाहती है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक इंपॉर्टेंट टूल के तौर पे काम आता है। और फाइनेंशियल मॉडलिंग में आपके पास जो स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होता है उसमें से वन ऑफ द मेथड है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस हमने पहले भी पढ़ रखा है। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो रिग्रेशन एनालिसिस से पहले हम लोगों ने कोरिलेशन पढ़ा था। कोरिलेशन का काम क्या होता है कि दो वेरिएबल के बीच में लिंक चेक करता है कि एक्चुअली में वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी है या नहीं है, ये इसका काम होता है। इसलिए जो कोरिलेशन की वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है। जीरो का मतलब होगा कि उन दो वेरिएबल के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। और अगर आर यानी आपके पास कोरिलेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब उनके बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है। और अगर इनके इन बिटवीन लाई करता है तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है। तो बेसिकली जब कोरिलेशन चेक हो जाता है दो वेरिएबल के बीच में, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने ये चेक करना है कि अच्छा ठीक है कि दो वेरिएबल कोरिलेटेड है, ये तो चेक हो गया। अब ये कितने कोरिलेटेड है, यानी एक की इंफॉर्मेशन से दूसरे की कितनी प्रेडिक्शन निकाली जा सकती है, ये रिग्रेशन एनालिसिस आपको बताता है। तो अब रिग्रेशन एनालिसिस में क्या चेक होता है? रिग्रेशन एनालिसिस में आपके पास एक बार ये चेक हो जाने के बाद कि वाक्य में दो वेरिएबल कोरिलेटेड है, अब हम ये चेक करते हैं कि चलो कोरिलेटेड चेक हो गया, अब कितना कोरिलेशन है। और अगर कोरिलेशन इतना है तो उसके बिहाफ पर फ्यूचर की प्रिडिक्शन करना फाइनेंशियल मॉडलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है रिग्रेशन एनालिसिस पर। तो रिग्रेशन एनालिसिस है कि आपके पास इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड विच डिटरमाइन द रिलेशनशिप between dependent variable and two or more independent variable। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर सबसे पहले वाला सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस लिख रखा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या यहाँ पे भी देख सकते हैं हम y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये रिग्रेशन इक्वेशंस कहलाती हैं। एक बार अगर आपने x और y में कोरिलेशन चेक कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोरिलेशन चैप्टर में पहले ये चेक कर लिया कि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, जितना ज्यादा कंपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करती है उतना ही सेल्स होती है, तो y यहाँ पर सेल्स है और x है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, राइट। तो अगर हमने चेक कर लिया कि हाँ इन दोनों में कोरिलेशन है, तो अब कितना कोरिलेशन है वो हम रिग्रेशन में चेक करेंगे। तो जैसे रिग्रेशन की पहली इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहां पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसके बारे में यहाँ बात करी गई है। डिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और x जो है आपके पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप जितनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे पैसा खर्च करेंगे उतनी ही सेल्स होगी आपके पास। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे x को हम ये भी ले सकते हैं कि रेनफॉल कितना है, x रेनफॉल है और y है कि क्रॉप कितना प्रोडक्ट आपके पास प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जितना रेनफॉल ज्यादा होता है क्रॉप की प्रोडक्शन उतनी खराब हो जाती है। तो अल्टीमेटली y इज डिपेंडेंट ऑन x, जैसी x की वैल्यू होगी अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी। ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए इसे लीनियर वाला एग्जांपल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, x है रैश ड्राइविंग और y है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो बेसिकली अब हम ये चेक कर रहे हैं कि आपने चेक कर लिया कि रिलेशनशिप है। अब अगर इतना परसेंट रैश ड्राइविंग होती है, अगर 1% x हो गया 1% रैश ड्राइविंग होती है, तो उसके परसेंटेज में कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, ये चेक करना रिग्रेशन एनालिसिस आपकी मदद करता है, राइट। एक एग्जांपल के तौर पर अब यहाँ पर दे रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द वंस दैट कैन बी चेंज्ड एंड डायरेक्टली इंपैक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में x जो है वो इंडिपेंडेंट है, जो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, और y जो है उसकी जो वैल्यू है वो पूरे तरीके से x पे डिपेंड करेगी। a और b क्या है? a और b यहाँ पर इंटरसेप्ट्स है, ठीक है ना, जिसको हम आगे जाके भी आपको क्लियरली बताएंगे कि a और b की वैल्यू कैसे आती है, या अभी आपको क्लियर कर देते हैं a और b क्या है आपके पास। एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स,
एक्स हमने लिया है कि आप कितना पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हो, और वाई यहाँ पर है सेल्स। अब ये ए और बी क्या लाई करते हैं, वाई क्लियर है, एक्स क्लियर है, ये ए और बी क्या है? तो ए होती है आपके पास इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रख दूं, इस इक्वेशन में अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रख दूं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू ए, 0 कॉमा ए हमेशा वाई इंटरसेप्ट होता है आपके पास। यानी ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये लाइन जाएगी और ये लाइन हमेशा वाई को टच करती हुई जाएगी, तो 0 कॉमा ए। यानी अगर कंपनी एडवर्टीजमेंट पे 1 रुपया भी खर्च ना करे तब भी कुछ मिनिमम सेल तो होगी ना कंपनी की। दैट इज व्हाट ए ऑल अबाउट। वो मिनिमम सेल जो कंपनी की होगी ही होगी, चाहे कंपनी एडवर्टीजमेंट करे या ना करे। तो ए आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है, और ए को यहाँ पर हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। मतलब अगर आप एक्स कुछ भी ना करो, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर 0 होगा तो भी डिपेंडेंट वेरिएबल की एक मिनिमम वैल्यू आपके पास जरूर आएगी, दैट इज इक्वल टू ए। राइट, यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद आता है हमारा ये b क्या स्टैंड करता है यहाँ पर, तो b का मतलब भी हमें समझना है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हो गया। ये a कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और b x का डेरिवेटिव 1 हो गया। यानी dy बाई dx इज इक्वल टू b। और हमने मैथ्स में भी पढ़ा है कि dy बाई dx, या फिर वैसे मैथ्स में नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, x में चेंज आने पर y में कितना चेंज आएगा, ये किसी भी लाइन की स्लोप होती है। तो B यहाँ पर आपको शो कर रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, स्लोप का मतलब यही होता है, अगर हम स्लोप का मतलब नहीं भी समझ आता तो इसका मतलब ये है कि अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में हम 1% का चेंज करेंगे तो y में कितना चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर dy बाई dx की वैल्यू या b की वैल्यू एक एग्जाम्पल के तौर पर 0.8 है, अब इसका ये मतलब है कि अगर आप 1 रुपए का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ाओगे तो सेल 0.8 से इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप 1 रुपए से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कम करोगे तो सेल 0.8 से कम हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम रिग्रेशन एनालिसिस में वाक्य में जानना चाहते थे कि x में चेंज आने पर y में एक्चुअली में चेंज कितना आएगा, वो यहाँ पर b शो करता है। तो अब हमें इक्वेशन पूरी क्लियर है कि जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। अभी हम ये लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, सबसे पहला रिग्रेशन है, लीनियर भी होता है रिग्रेशन में, मल्टीपल भी। जरूरी नहीं है ना कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और भी हो सकता है, बट पहला हमें यही समझना जरूरी है कि अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ए हमें क्लियर हो गया है। ए क्या है, जहां पर अगर मैं एक्स को 0 रखूं, यानी कोई भी एडवर्टीजमेंट ना करूं तो भी मेरी मिनिमम सेल ए के बराबर होगी। और यहाँ पर बी क्या है कि अगर हम x में चेंज करें तो y में कितना चेंज आएगा, वो आपको यहाँ b शो करता है। इसका मतलब हमें इस इक्वेशन का हर एक एलिमेंट क्लियर है। y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि कुछ भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। a यहाँ पर है मिनिमम सेल्स या मिनिमम एक्सीडेंट्स, b यहाँ पर है स्लोप, और x है यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल जो रैश ड्राइविंग या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से कुछ भी हो सकता है। तो आई होप इट्स क्लियर। चलो इसमें अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपके पास। अब ये कहता है रिग्रेशन एनालिसिस। अगर आपने वो समझ लिया तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो कहता है बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग में रिग्रेशन एनालिसिस को क्यों यूज किया जाता है। देखो फाइनेंशियल मॉडलिंग का अपना पर्पस ही फोरकास्ट करना है, उसका असली टारगेट ही ये है कि वो कंपनी की सेल्स को लेकर, कंपनी की चीजों को लेकर फोरकास्ट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है। अब रिग्रेशन का भी वही यूज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिग्रेशन एनालिसिस एक इनहेरेंट मेथड है जो फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूज होता ही है। तो इन फाइनेंशियल मॉडलिंग वी कैन एम्प्लॉय रिग्रेशन एनालिसिस टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कि एक्चुअली में एक दूसरे के साथ कितना जुड़े हुए। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर dy बाई dx 0.3 आता है तो इसका साफ मतलब है कि x में चेंज आने पर y में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ 30% चेंज आ रहा है। और अगर dy बाई dx 0.8 होता है या 0.9 होता है, इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में काफी कोरिलेटेड है। तो बेसिकली रिग्रेशन सबसे पहले तो एस्टिमेट करता है, ये सबसे जरूरी शब्द है एस्टिमेट्स। फाइनेंशियल मॉडलिंग और रिग्रेशन एनालिसिस पूरा एस्टिमेट वर्ड पे बेस्ड है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप चेक करता है कि उन वेरिएबल के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप क्या है। आफ्टर दैट उसका काम ये है उस रिलेशन के बाद उसके फोरकास्ट करना, क्योंकि रिलेशनशिप क्लियर हो गया, अब आप फोरकास्ट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी हमने यहाँ पर लिया कि dy बाई dx 0.8 है। अब यहाँ पे x हमने लिया था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, और यहाँ पे ली थी सेल्स। अब मान लेते हैं कि हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 1000 रुपए का करा। अब हम ये जानना चाहते हैं फ्यूचर में अगर हम 1000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करें तो सेल्स कितना होगा। वेरी ऑब्वियस 0.8 इंटू 1000 यानी 800 रुपए की सेल जनरेट होने के चांसेस है।
और ये जो 0.8 हमारे पास आया है, ये ऑब्वियसली हमारा प्रीवियस डेटा नहीं हमको दिया होगा जज करते हुए, जो एनालिसिस करते हुए, ट्रेंड देते हुए, कि हर बार ऐसा ही हमने देखा है मोस्ट प्रॉब्ली कि जब भी हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में 1 रुपए का खर्चा करते हैं तो सेल्स जो होती है वो 0.8 से कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस का काम है दो रिलेशन के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप एस्टिमेट करना और उसके बेस पे फ्यूचर को लेकर प्रोडिक्ट करना। उसके बाद हमारे पास आता है कि इसके 3 टाइप हैं आपके पास। तो 3 टाइप कौन कौन से हैं हमारे पास? सिंपल लीनियर, नॉन लीनियर और मल्टी लीनियर। अब इनको समझते हैं कि इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले सिंपल लीनियर की बात करें तो सिंपल लीनियर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, y इज इक्वल टू बी एक्स, जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे, उन्हें बोलते हैं सिंपल लीनियर। अब सिंपल लीनियर और नॉन लीनियर क्या चीज है आपके पास? लीनियर का मतलब होगा एक लाइन बनी, तो सिंपल लीनियर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ, जिसमें एक लाइन क्रिएट होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब बात आती है कि नॉन लीनियर क्या होता है। इसमें भी 2 वेरिएबल थे x और y, नॉन लीनियर में भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं x और y। तो अब हम नॉन लीनियर के बारे में और लीनियर के बारे में आपको क्लियर कर रहे हैं। जैसे मान लो x और y 2 वेरिएबल है, कोई भी 2 वेरिएबल है, यहाँ पर हमारे पास है 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर हम ले लेते हैं 50, 70, 90, 110 एंड 130। अब हमें देखना है कि x में चेंज आने पर y में कितना चेंज आ रहा है। x में 10 का चेंज आ रहा है, y में 20 का चेंज आ रहा है, x में 10 का चेंज आ रहा है, y में 20 का चेंज आ रहा है, x में 10 का चेंज आ रहा है, y में 20 का चेंज आ रहा है, सेम। यानी इनका जो चेंज रेशो है दैट इज फिक्स्ड 1:2। तो जब ऐसा होता है कि इनका चेंज का रेशो फिक्स होता है तब वो सिंपल लीनियर वेरिएबल रिलेशनशिप होता है रिग्रेशन एनालिसिस। और यही अगर हम थोड़ा चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल इसी वेरिएबल को चेंज कर दें y को, अगर यहाँ हो 50, यहाँ पर आ जाए 90, यहाँ पर हो जाए 100, यहाँ पर आ जाए आपके पास 150, यहाँ पर आ जाए 250। अब यहाँ पर 10 का चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले 40 का चेंज आया, फिर यहाँ 10 का चेंज आया, फिर यहाँ 50 का चेंज आया, फिर यहाँ 100 का चेंज आया। अब इनके बीच में जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर रेशो कांस्टेंट नहीं है तो आपके पास एक लाइन नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तब वो होगा नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का टाइप, राइट। तो बेसिकली ये 2 वेरिएबल के बीच में ही होता है, सिंपल लीनियर भी और नॉन लीनियर भी। रिलेशनशिप में सिर्फ इस बात का फर्क है कि उनके बीच में जो चेंज है वो कांस्टेंट रहता है या वेरी करता है। अगर कांस्टेंट रहता है तो लीनियर होगा, अगर चेंज होता रहता है तो नॉन लीनियर होगा। क्लियर। फिर आता है थर्ड टाइप हमारे पास, दैट इज मल्टी लीनियर। अब ये मल्टी लीनियर क्या होता है? तो मल्टी लीनियर का मतलब ये है कि आपके पास एक वेरिएबल नहीं होगा रिलेशनशिप के अंदर, एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे, मल्टी लीनियर। तो यहाँ पर आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाती है, y इज इक्वल टू ए विच इज इंटरसेप्ट, फिर आ जाएगा आपके पास b x1 c x2 d x3, यानी मोर देन 1 वेरिएबल आपके पास आ जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं मल्टी लीनियर कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस। जिसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे y यहाँ पर क्रॉप है, एक एग्जांपल के तौर पे इसी इक्वेशन में y आपके पास क्रॉप है, एस्टिमेटेड की क्रॉप क्या उगेगी नेक्स्ट ईयर में, उससे नेक्स्ट ईयर में। x1 है फर्टिलाइजर की क्वालिटी कैसी है, x2 है रेनफॉल और x3 है टेम्परेचर। तो ये जो तीनों हमने x1 x2 x3 आपको डिफाइन करे, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और ऑब्वियसली बात है इन तीनों पर क्रॉप की ग्रोथ बहुत डिपेंड करती है। तो इस तरीके से जब आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं तो उसे मल्टी लीनियर जो है रिग्रेशन एनालिसिस मेथड कहते हैं। जब एक से ज्यादा आपके पास हो तो ऐसे केस में आपके पास मल्टी लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का इस्तेमाल होता है। और आपके पास जनरली यही होता है कि मल्टी लीनियर को सिंपल लीनियर बनाने के लिए डेरिवेटिव्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऐप है आपके पास वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही है, जिसकी मदद से फाइनेंशियल मॉडलिंग को बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है रिग्रेशन एनालिसिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या फॉर्मूलाज देता है आपको। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है सिंपल वाली, अगर सिंपल वाली समझ आ जाती तो मल्टीपल वाली भी क्लियर हो जाती है। y क्या है जिसको आपने प्रिडिक्ट करना है, ऑब्वियसली इसको फोरकास्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स को फोरकास्ट करना है और a यहाँ पर इंटरसेप्ट होता है और b यहाँ पर स्लोप होती है और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर b कैलकुलेट कर लिया जाता है, स्लोप जो हमें चाहिए होती है। b यहाँ पर स्लोप ऑफ इक्वेशन होती है, जिसको हमने अभी बताया था dy बाई dx भी है आपके पास, ठीक है ना। और फॉर्मूला फोरकास्ट का इस्तेमाल कर y कैलकुलेट हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप a और b पुट कर दोगे तो एक्सेल की मदद से आप फोरकास्ट प्रेस करोगे
तो आपके पास y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकलती आएंगी कि 2016 में इतनी सेल होगी, 2017 में इतनी सेल होगी, सॉरी 2026 में इतनी सेल होगी, 2027 में इतनी सेल होगी। तो फोरकास्ट जो है आपके पास और स्लोप, ये दो फंक्शन जो है एक्सेल में यूज होते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के लिए, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, फिर से वही बता रहे हैं, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस, वो तो हमें पता ही है, प्रिडिक्शन करने के लिए ही इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। वी कैन यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप, मतलब कोई भी रिलेशनशिप आप चेक कर सकते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस का इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस में कहाँ स्टैंडिंग है, ठीक है। और बेसिकली सिंपल वाला जो हमने लीनियर पढ़ा उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसे टारगेट वेरिएबल बोलते हैं, और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बार बार हम यही बात सुन रहे हैं, एक्स यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और सॉरी y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो y को हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं, और आपके पास यहाँ पर एक नया नाम दे दिया इसने, टारगेट वेरिएबल भी बोल सकते हैं। इसके बाद अब आपको ये वही चीज दोबारा से बता रहा है कि आपके पास इक्वेशन रियल में क्या होती है। तो सिंपल लीनियर मॉडल का फंक्शन का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई। अब यहाँ पे ई क्या है, एरर के चांसेस। एरर तो पॉसिबल है ही है, स्टैटिस्टिकल मेथड का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि जो आप डेटा कलेक्ट करते हो, कलेक्शन में भी एरर हो सकता है, फिर उसके क्लासिफिकेशन में भी एरर हो सकता है, तो एरर का पर्सपेक्टिव भी रहता ही रहता है। तो वो भी जो आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस है वो लेके चलता है। तो अब यहाँ पर ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई, जिसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी टारगेट वेरिएबल, a इंटरसेप्ट है जिसको हम क्लियर कर चुके हैं कि जो इक्वेशन होगी ये y को कट करती हुई जाएगी। बेसिकली a का मीनिंग क्या है, a का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास x 0 हो तो भी y की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, राइट। b यहाँ पर स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है कि y कैसा बिहेव करेगा x के अकॉर्डिंग, ठीक है, x के अकॉर्डिंग y का बिहेव क्या रहेगा, b ये होता है। और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और e है अगर फिर भी कोई चीज नहीं मैच कर रही तो एरर के चांसेस भी होते हैं, तो e इज द रेजिडुअल वैल्यू या फिर एरर, राइट। पर्पस क्या है रिलेशनशिप का, हम पहले भी जान चुके हैं कि टारगेट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना यानी y को प्रिडिक्ट करना प्रीवियस इंफॉर्मेशन को पुट कर, यानी प्रीवियस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और प्रीवियस सेल्स की इंफॉर्मेशन को पुट कर पहले a और b की वैल्यू निकालो, और a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर उसके बाद फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट करो, राइट। यही मतलब होता है, यानी प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन बना दूं, ये सॉरी a प्लस y हमारे पास होगी, सेल्स होगी पिछले साल की 2016 की सेल्स भी होगी, और 2016 का हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी होगा। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि हमारी सेल 2000 हुई थी, ए हमें पता नहीं, बी हमें पता नहीं, और हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस उस टाइम 500 रुपए किया था। अब 2017 की इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं हम, 2017 में हमारी 3000 सेल हुई थी, ए पता नहीं, बी पता नहीं, और उस टाइम हमने 1500 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अगर एलिमिनेशन से या उससे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू निकल गई ना। एक बार ए और बी की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास, उसके बाद क्या काम होता है, उसके बाद आप एक्स को पुट करते जाइए, वाई प्रिडिक्ट होता जाएगा फ्यूचर के लिए। तो बेसिकली प्रीवियस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आपने ए और बी फाइंड आउट करने के लिए करा, उसके बाद आपने ए और बी की वैल्यूज में पुट कर दी, और अकॉर्डिंगली आप एक्स की वैल्यू यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पुट करते जाओ, सेल्स आपकी निकलती जाएगी। दैट इज व्हाट रिग्रेशन एनालिसिस जो सिंपल लीनियर मॉडल में आपको बताया जाता है। अब आपके पास एक मेथड है दैट इज OLS मेथड या ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसकी मदद से हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार अभी मैंने आपको क्लियर करा, अगर ए और बी की वैल्यू निकल आए उसके बाद आप प्रिडिक्शन बड़े आराम से कर सकते हो। तो ए यहाँ पर क्या है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया कि ये इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है जब आप किसी भी एक्सेस को कट करते हुए जाते हो तो उसको इंटरसेप्ट कहते हैं। तो दैट इज 0, a, तो ये y इंटरसेप्ट है। जब x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू a आती है, यही लिखा हुआ है इसमें। शोज दैट टारगेट वैल्यू व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0, यानी इफ x इज 0 y की वैल्यू a निकल कर आती है, दैट इज व्हाट a ऑल अबाउट। और स्लोप भी हमने आपको बड़े आराम से क्लियर कर दिया है कि b का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि b की वैल्यू 0.7 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, dy by dx है ये आपके पास। इसका मतलब यही है, नीचे ऑटोमेटिकली 1 लिख दो कि अगर आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पर 1 रुपया खर्च करोगे तो आपकी सेल 0.7% से बढ़ जाएगी, या फिर 70% भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप 100% अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे खर्च करोगे तो ये चीज इंक्रीज हो जाएगी। तो OLS मेथड से और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जिसकी मदद से हम लोग ये ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, राइट।
तो ये जो मैंने आपके सामने लिखी है रिग्रेशन इक्वेशन का एक फॉर्म है। वैसे और भी मेथड्स होते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, दो तरीके की होती है। एक्स डिपेंड करता है वाई पर तो एक्स प्रिडिक्ट करा जाता है, और अगर वाई की प्रिडिक्शन करनी है तो फिर वाई ऑन एक्स निकाला जाता है। तो आपने किसको किसकी वैल्यू निकालनी है, किसको डिपेंडेंट बनाना है, किसको इंडिपेंडेंट, वो मर्जी होती है, पर दोनों इक्वेशन बनाई जा सकती है। वो इक्वेशन बनती है एक्स माइनस एक्स मीन बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई मीन, या वाई माइनस वाई मीन बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन, या फिर सिंपल शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये दोनों फॉर्म होती हैं आपके पास, अलग अलग तरीके से ये इक्वेशन फ्रेम करी जाती है। तो ये वन ऑफ द मेथड जो मैंने आपके सामने लिखा है ये एक्चुअल मीन मेथड होता है, ठीक है ना, और ये वाला अलग मेथड है आपके पास डायरेक्ट मेथड। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिनकी मदद से आप ये इक्वेशन फ्रेम करते हो लीनियर वाली, और फिर प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करते हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब इस मॉडल की अजम्पशन क्या है, तो डेफिनेटली हर मॉडल के पीछे कुछ ना कुछ अज्यूम तो करना ही पड़ता है। तो आपको कहता है जब भी हम रिग्रेशन मॉडल सेटअप करते हैं तो कुछ इनहेरेंट अजम्पशन है उसकी। सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप होगा, जिसकी मदद से हम स्लोप और इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रैंडम नहीं है, रैंडम का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, जैसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखना चाहिए y के साथ, वही लेना है हमने, उसी को यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया, ठीक है। बाकी एरर के चांसेस कम होंगे, ये माना जाता है यहाँ पर कि एरर मिनिमम होगा। इसलिए जब हमने आपको इक्वेशन लिखी थी तो a प्लस बी एक्स लिखी थी, और जो यहाँ बताई गई है विद एरर बताई गई। कोशिश यही करनी होती है कि एरर मिनिमम हो, अगर एरर ज्यादा होगा तो फिर रिग्रेशन एनालिसिस से प्रेडिक्शन भी रॉन्ग होगी, राइट। अब हमको ये बता रहा है कि आप रिग्रेशन मॉडल कैसे बिल्ड कर सकते हो। बिल्ड कर लिया, उसके बाद हमें दो मेथड्स बताए गए हैं, पी वैल्यूज और आर स्क्वायर्ड। इन दो मेथड का इस्तेमाल करा जाता है रिग्रेशन मॉडल में, ये चेक करने के लिए कि आपने जो रिलेशनशिप निकाली है वो कितनी बढ़िया है। तो सबसे पहला मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पी वैल्यूज, ठीक है। तो वाइल रनिंग अ रिग्रेशन मॉडल हमें पी वैल्यूज को देखना होता है, जो ये चेक करती है, ध्यान से सुनिएगा, जो ये चेक करती है कि जो आपने सैंपल लिया है, जो भी आपने प्रीवियस ईयर का डेटा लिया जिसको वो सैंपल कह रहे हैं, क्या उसके बेस पर वाकई में फ्यूचर के लिए, या ब्रॉडर पॉपुलेशन का मतलब है फ्यूचर के लिए वाकई में प्रिडिक्ट करा भी जा सकता है, नहीं करा जा सकता। तो ये उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि जो आपने एक्स और वाई लिए उनके वाकई में रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड है पी वैल्यू। पी वैल्यू में क्या होता है, आप एरर देखते हो, अगर आपके एरर 0.05 यानी 5% से आपका एरर कम है, बिलो है आपके एरर, तो ठीक है, इसका मतलब इतना एरर एक्सेप्टेबल है, इतना एरर चलेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड में कैलकुलेशन मिस्टेक, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करने में, कलेक्शन में बहुत सारे जो है आपके पास एरर हो जाते हैं। तो अगर आपका ई जो है वो 0.05 से कम आता है या 5% से कम एरर आता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, यानी उन दोनों के बीच में गुड रिलेशनशिप है और प्रिडिक्शन के लिए वो एक सही मेथड है। अब है हमारे पास आर स्क्वायर वैल्यू। आर स्क्वायर वैल्यू सीधा मॉडल के बारे में प्रिडिक्ट करता है। तो आर स्क्वायर वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर आर की वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब बेस्ट मॉडल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है उस मॉडल में, बहुत बढ़िया मॉडल है। और अगर आपका 0 आता है आर का वैल्यू, तो टेरिबल मॉडल है आपका, मिस्टेक से भरा पड़ा है, प्रिडिक्शन के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। और जरूरी नहीं है कि वैल्यू आर की 0 और 1 के बीच में लाई करती हो, 0 से 1 के बीच, सॉरी 0 और 1 ही हो, 0 से 1 के बीच में भी लाई कर सकती है। जैसे इसने एग्जांपल दिया, अगर इसकी वैल्यू 0.65 है तो इसका मतलब ये है कि 65% ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल वेरी विद द रिग्रेशन मॉडल, मतलब डिसेंट मॉडल है आपका, बुरा नहीं है। तो अगर आप 1 के जितना पास जाओगे उतना अच्छा मॉडल है, और आप 0 के जितना पास जा रहे हो आर में उतना आपका बुरा मॉडल है कहीं ना कहीं, राइट। चलिए देखते हैं आगे, ये दो मेथड्स हो गए उसकी चेक करने के लिए। अब हमने सिंपल लीनियर पढ़ लिया था, अब आ गया मल्टी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है ना। तो वो भी मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, जब दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएं या प्रिडिक्टर्स हो जाएं तो आपके पास उसे मल्टी लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। जैसे आपके सामने ये है, तो यहाँ पर हम y को मान लेते हैं, एस्टिमेटेड क्रॉप निकालनी है हमने, क्रॉप कितनी उगेगी गेहूं की या किसी भी चीज की, और x1 यहाँ पर हो सकता है रेनफॉल, राइट, x2 यहाँ पर हो सकता है टेम्परेचर क्या चल रहा है, और x3 हो सकता है आपने फर्टिलाइजर कैसे यूज किया, ठीक है। तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, और y जो है वो डिपेंडेंट है इन तीनों चीजों पर। तो अगर हम ऐसा रिलेशनशिप चेक करते हैं, मोर देन वन वेरिएबल या 2 वेरिएबल सॉरी, तो आपके पास कहलाता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा, देखो जब तक लीनियर होता है तब तक लाइन क्रिएट होती है,
जैसे ही ये आपके पास मल्टीपल वेरिएबल हो गया, आपके पास एक कर्व इन शेप बनेगा या आपके पास एक लाइन नहीं बनेगी, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब फाइनेंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बात करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंशियल मॉडलिंग में रिग्रेशन एनालिसिस क्या रोल प्ले कर सकता है, प्रिडिक्शन के लिए मदद करेगा। और एक बिजनेस बिना प्रिडिक्शन करे कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आपको हर ईयर प्लानिंग करनी है और प्लानिंग के लिए प्रिडिक्शन, अजम्पशन, प्रीमाइसेस ये जरूरी हैं। और जिसमें आपके पास आपने देखा किस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस आपका मदद करता है। तो इन फाइनेंस मोस्ट कॉमन मॉडल इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सबसे ज्यादा जो है वो सिंपल लीनियर इस्तेमाल होता है। कभी कभी आपके पास जो है मल्टीपल यूज भी हो जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस, आपने पढ़ा टाइम सीरीज में भी फोरकास्टिंग होती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एसेट की वैल्यूएशन लगानी है, किसी एसेट को फ्यूचर में वैल्यू लगाना है कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है, तो सेल्स के बारे में फोरकास्ट करना है, रिटर्न्स के बारे में फोरकास्ट करना है। तो इन सब चीजों में रिग्रेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और किसी भी फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए ये जो एनालिसिस है फोरकास्ट वाला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग में रिग्रेशन एनालिसिस का क्या रोल है।